महान जैज संगीतकार लुई आर्मस्ट्रॉन्ग से ना एक बार किसी ने बहुत ही सीधा सा सवाल पूछा था। हाँ, वो स्विंग के बारे में था ने? बिल्कुल। उनसे पूछा गया है कि जैज संगीत में स्विंग आखिर होता क्या है, और उनका जवाब बड़ा ही सटीक और गहरा था। उन्होंने कहा था कि मेरे दोस्त, अगर तुम्हें ये पूछना पड़ रहा है तो तुम कभी नहीं जान पाओगे। बहुत ही गहरी बात है ना? और दिलचस्प बात यह है कि अभिनय मतलब एक्टिंग को लेकर भी हमारी समझ कुछ ऐसी ही होती है। सही कहा। हम अक्सर यही मानते हैं कि एक्टिंग सिर्फ हॉलीवुड के बड़े पर्दे पर होती है, या थिएटर के मंच पर, या टेलीविजन के कैमरों के सामने, जबकि असलियत इससे काफी अलग है। एकदम अलग है। असलियत में हम सभी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हर पल हर दिन अलग अलग भूमिकाएं निभा रहे होते हैं। परिवार के साथ हमारा बर्ताव अलग होता है। बैंक मैनेजर के सामने हम बिल्कुल बदल जाते हैं। हाँ, वहाँ हम एक बेहद जिम्मेदार नागरिक बन जाते हैं, और फिर किसी पुराने दोस्त के सामने आते ही हम फिर से वही मासूम या शरारती बच्चे बन जाते हैं। मतलब हमारी परिस्थितियाँ ही हमारा किरदार तय करती हैं। बिल्कुल, हम सब एक तरह से अपनी जिंदगी के मंच पर एक्टर्स ही हैं। तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का आधार ना कोई मनोविज्ञान की किताब नहीं है, बल्कि एनिमेशन की दुनिया की बाइबल मानी जाने वाली एक बेहद मशहूर रचना है, रिचर्ड विलियम्स की एनिमेटर सर्वाइवल किट। जी हाँ, हम विशेष रूप से इसके अध्याय 16 यानी जो एक्टिंग पर आधारित है उसकी गहराइयों में उतरने वाले हैं, ताकि ये समझ सकें कि कैसे एक निर्जीव चित्र में जान फूंकी जाती है और कैसे ये पूरी प्रक्रिया हमारे खुद के इंसानी मनोविज्ञान को बेनकाब कर देती है। बिल्कुल। तो इस विषय की सबसे खूबसूरत बात मुझे यही लगती है कि ये सिर्फ उन लोगों तक सीमित नहीं है जो बस स्टूडियो में बैठकर चित्र बनाते हैं। सही कह रही हैं आप। जब हम रिचर्ड विलियम्स के इस 16वें अध्याय को करीब से देखते हैं ना, तो एनिमेशन और असल जिंदगी के अभिनय के बीच की जो लकीरें हैं वो बिल्कुल धुंधली होने लगती हैं। देखिए, एक एनिमेटर का काम सिर्फ कागज पर कुछ रेखाएं खींचना या कंप्यूटर पर ग्राफिक्स बनाना नहीं होता। उसका असली काम है दर्शकों को ये विश्वास दिलाना कि स्क्रीन पर दिखने वाला किरदार सोच रहा है, महसूस कर रहा है और उसके अंदर एक आत्मा है। और इसके लिए इस अध्याय में एक्टिंग का एक बहुत ही बुनियादी नियम बताया गया है। हाँ, सबसे पहला नियम, और वो ये है कि भावनाओं के मामले में हमेशा एक समय में सिर्फ एक ही काम करें और उसे बिल्कुल स्पष्ट रखें, यानी एकदम क्रिस्टल क्लियर। मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। अगर दर्शक को एक सेकंड के लिए भी ये सोचना पड़े कि स्क्रीन पर जो किरदार है वो इस वक्त डरा हुआ है या हैरान है, तो वो भ्रम वहीं टूट जाता है। कहानी से उनका जो जुड़ाव है वो खत्म हो जाता है। और देखा जाए तो ये भावनाएं कोई बहुत जटिल चीजें नहीं है। हाँ। हम सब उन बुनियादी इंसानी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। हाँ, जैसे कि डर, लालच, भूख, प्यार, घमंड, या फिर बस गहनी नींद, सोने की तीव्र इच्छा। ये वो सार्वभौमिक भावनाएं हैं जिनसे हर इंसान का सामना होता है। इसी पर मुझे डिज्नी के महान एनिमेटर मिल्ट काहल का एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया याद आ रहा है। मिल्ट काहल का वो क्या और क्यों वाला सिद्धांत ना? बिल्कुल। उनका कहना था कि अगर किसी एनिमेटर को कोई सीन बनाने में दिक्कत आ रही है तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसे खुद ही स्पष्ट रूप से पता नहीं है कि वो हासिल क्या करना चाहता है। हाँ, वो असल में उस क्या और क्यों की बात कर रहे थे, जो किसी भी किरदार की नींव होती है। अगर हम इसे गहराई से समझें तो एनिमेटर को खुद से ये पूछना होता है कि ये किरदार इस वक्त क्या चाहता है, और उससे भी बड़ा सवाल कि वो ऐसा क्यों चाहता है। सही बात है। जब तक ये क्यों साफ नहीं होता तब तक कोई भी एक्शन सिर्फ एक बेजान हरकत बनकर रह जाता है। और यहीं पर एनिमेशन की जो तकनीक है वो हॉलीवुड के महान अभिनेताओं की कला से जाकर मिल जाती है। हाँ, हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता जीन हैकमैन ने इस पर एक बार बहुत बड़ी बात कही थी, अपने अभिनय के रहस्य के बारे में। जी, उन्होंने बताया था कि वो इस बात के लिए पागलों की तरह मेहनत करते हैं कि कोई भी उन्हें एक्टिंग करते हुए ना पकड़ ले। मतलब वो पकड़े नहीं जाना चाहते। बिल्कुल। उनका मुख्य लक्ष्य इतना स्वाभाविक और असली होना है कि दर्शकों को लगे ही नहीं कि कोई परफॉर्मेंस चल रही है। जीन हैकमैन का ये नजरिया सच में सोचने पर मजबूर करता है। और इसी संदर्भ में एक और शानदार चरित्र अभिनेता नेड बीटी का एक विचार इस किताब में शामिल है। वो मुझे बहुत पसंद आया। हाँ, उनका मानना था कि कुछ अभिनेता कैमरे के सामने खुद को सम्मोहित कर लेते हैं, यानी हिप्नोटाइज कर लेते हैं, ताकि वे किरदार में पूरी तरह डूब सकें। लेकिन जो सच में महान अभिनेता होते हैं ना, वे खुद को नहीं बल्कि दर्शकों को सम्मोहित कर देते हैं। बिल्कुल। और एक एनिमेटर का लक्ष्य भी तो ठीक यही होता है, दर्शकों का ध्यान पूरी तरह से अपनी ओर खींचना और उन्हें उस खींची गई दुनिया की वास्तविकता में इस कदर बांध लेना
कि वो भूल जाएं कि वे सिर्फ कुछ रेखाओं का समूह देख रहे हैं। लेकिन दर्शकों को सम्मोहित करने की ये प्रक्रिया जितनी जादुई लगती है, एक कलाकार के लिए इसे साधना उतना ही खतरनाक और मानसिक रूप से थका देने वाला काम हो सकता है। सही कह रही हैं। रिचर्ड विलियम्स अपनी किताब में एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई की ओर इशारा भी करते हैं। वे बताते हैं कि जब एनिमेटर्स आपस में एक्टिंग के बारे में तकनीकी बात करते हैं तो बाहर से सुनने वाले को यह बहुत ही मशीनी या अजीब लग सकता है। हाँ, जैसे वो कोई गणित का फॉर्मूला सुलझा रहे हो। बिल्कुल। लेकिन जब आप किसी कलाकार की बनाई गई असल ड्राइंग देखते हैं तो वो ड्राइंग उस कलाकार की खुद की कमजोरियों, उसकी मानसिक स्थिति, उसकी ताकतों और उसकी पूरी असलियत का पर्दाफाश कर देती है। क्योंकि कागज पर खींची गई रेखाएं कभी झूठ नहीं बोल सकती। एकदम सही। ये तो एक तरह से खुद को दुनिया के सामने निर्वस्त्र करने जैसा है। अगर कोई कलाकार अंदर से बहुत ही रूखा इंसान है या वो किसी गहरे मानसिक तनाव से गुजर रहा है तो अनजाने में ही सही वो उसके काम में झलक ही जाएगा। हाँ, वो छिप नहीं सकता। इस बात पर मुझे किताब में दी गई ग्रॉक द क्लाउन की वो मशहूर कहानी याद आ रही है, जो जितनी मजाकिया है उतनी ही अंदर से रुला देने वाली भी है। वो कहानी तो कला और कलाकार के दोहरे जीवन का सबसे सटीक उदाहरण है। बिल्कुल। तो कहानी कुछ यूं है कि जर्मनी में एक आदमी जो बहुत ही भयंकर डिप्रेशन से गुजर रहा था, मतलब बहुत गहरी उदासी में था, वो मदद की उम्मीद में एक मनोचिकित्सक के पास जाता है। डॉक्टर के पास? हाँ। डॉक्टर उसकी हालत देखकर बहुत चिंतित होता है और कहता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि तुमने जिंदगी में हंसना छोड़ दिया है। तुम्हें हर हाल में अपनी हंसी वापस लानी होगी। फिर डॉक्टर उसे एक उपाय बताता है। वो कहता है कि एक काम करो, आज रात शहर के सर्कस में जाओ। वहाँ ग्रॉक नाम का एक जोकर प्रदर्शन कर रहा है। वो इस दुनिया का सबसे मजाकिया इंसान है। उसे देखकर तुम अपनी सारी उदासी भूल जाओगे और खुलकर हंसोगे। और फिर वो आदमी क्या जवाब देता है? वो आदमी बड़े उदास और थकी हुई आंखों से डॉक्टर को देखता है और बहुत भारी आवाज में कहता है कि डॉक्टर, मैं ही ग्रॉक हूँ। ये किस्सा सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये दिखाता है कि कैसे एक इंसान अपने चेहरे पर एक बेहद खुश मिजाज मुखौटा पहनकर पूरी दुनिया को हंसा सकता है, जबकि वो खुद अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट चुका होता है। बिल्कुल, ये बहुत ही गहरा विरोधाभास है। एनिमेशन में भी यही होता है। जो कलाकार एक बेहद मजाकिया और उछल-कूद करने वाले किरदार को जन्म दे रहा है, जरूरी नहीं कि वो खुद उस वक्त वैसी ही मानसिक स्थिति में हो। एक सच्चे प्रोफेशनल की पहचान यही है कि वो अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को किनारे रखकर कहानी की मांग के अनुसार उस इमोशनल सेंटर को छू सके। इमोशनल सेंटर यानी उसका भावनात्मक केंद्र। जी। और दिलचस्प बात यह है कि इसी इमोशनल सेंटर को लेकर एनिमेशन की दुनिया के दिग्गज फ्रैंक थॉमस ने रिचर्ड विलियम्स की एक बार बहुत सख्त आलोचना की थी। फ्रैंक थॉमस का नाम आते ही एनिमेशन में सहानुभूति और करुणा का ख्याल आता है। हाँ, वो इसमें माहिर थे। उन्होंने रिचर्ड की रचनात्मक रूप से आलोचना करते हुए कहा था कि रिचर्ड अक्सर दृश्यों को भव्य बनाने यानी आसपास के एनिमेशन को बहुत स्पेक्टेक्युलर दिखाने में तो बहुत समय और ऊर्जा लगाते हैं, लेकिन जो किरदार की असली आत्मा है, जो उसका भावनात्मक केंद्र है, वे अक्सर उस पर सीधा वार करने से चूक जाते हैं। ब्लॉकबस्टर फिल्म हु फ्रेम्ड रॉजर रैबिट का निर्देशन किया। अरे हाँ, वो फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही थी। वो उस साल की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई थी। बिल्कुल, हर कोई इसकी तकनीक की तारीफ कर रहा था। लेकिन फिल्म रिलीज होने के 2-3 महीने बीत जाने के बाद भी फ्रैंक थॉमस की तरफ से रिचर्ड को कोई बधाई संदेश नहीं आया। वो बिल्कुल खामोश रहे। हाँ, इस खामोशी से परेशान होकर आखिर में रिचर्ड ने खुद फोन उठाया और फ्रैंक को कॉल किया। वो फोन कॉल का किस्सा इस पूरी किताब के सबसे बड़े सबक में से एक है। बिल्कुल है। रिचर्ड बड़े उत्साह में फोन पर कहते हैं कि फ्रैंक, हमने कर दिखाया। ये फिल्म एक बहुत बड़ी हिट है, हर जगह हाउसफुल है। लेकिन दूसरी तरफ से फ्रैंक बहुत ही ठंडे और शांत स्वर में बस इतना कहते हैं, हाँ। सोचिए रिचर्ड को कैसा लगा होगा। रिचर्ड थोड़े हैरान होते हैं और उन्हें याद दिलाते हैं कि दर्शकों को ये फिल्म कितनी ज्यादा पसंद आ रही है। तब फ्रैंक जो जवाब देते हैं ना, वो सीधे दिल पे चोट करता है। क्या कहा था उन्होंने? फ्रैंक कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम हमेशा मुझे दर्शकों को भावनात्मक रूप से न पकड़ पाने के लिए ताना मारते हो, लेकिन फिल्म में जब वो खूंखार विलेन उस प्यारे से छोटे से कार्टून जूते को तेजाब में डुबोने जा रहा था ना, तब सिनेमा घर में बैठे हर एक दर्शक को अपनी सीट से उठकर चिल्लाना चाहिए था कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। काश उन्होंने ऐसा किया होता। फ्रैंक थॉमस का वो एक वाक्य,
पूरी फिल्म की एक बहुत बड़ी कमी को उजागर कर देता है। तकनीक कितनी भी बेहतरीन क्यों ना हो, ग्राफिक्स कितने भी असली क्यों ना लगें, लेकिन अगर दर्शक स्क्रीन पर मौजूद किरदार के दर्द को अपना दर्द नहीं समझ रहा है, अगर वो उस जूते के जलने पे खुद के जलने का डर महसूस नहीं कर रहा है, बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि भावनात्मक जुड़ाव स्थापित करने में कहीं ना कहीं कोई बड़ी चूक हुई है। और रिचर्ड विलियम्स ने बाद में ये स्वीकार भी किया कि उनसे सच में एक बहुत बड़ी गलती हुई थी। वो कूड़ेदान वाला दृश्य। हाँ, फिल्म में एक बेहद अहम सीन था जहां रोजर रैबिट अपनी पत्नी जेसिका की बेवफाई के शक में पूरी तरह से टूट जाता है और एक कूड़ेदान पर बैठकर रो रहा होता है। वो बहुत ही भावुक पल होना चाहिए था। रिचर्ड की योजना भी यही थी कि इस दृश्य में रॉजर की वो हमेशा हंसने कूदने वाली मजाकिया छवि पूरी तरह से टूट जाए और उसकी गहरी इंसानी उदासी बाहर आए, बिल्कुल उस ग्रॉक जोकर की तरह जो अंदर से रो रहा है। लेकिन वैसा हो नहीं पाया, है ना? नहीं हो पाया, और इसकी वजह ये थी कि स्टूडियो के एक एग्जीक्यूटिव ने जिद पकड़ ली और वो दृश्य एक ऐसे एनिमेटर को दे दिया गया जिसकी विशेषज्ञता सिर्फ कॉमेडी और हल्के फुल्के सीन करने में थी। अरे ये तो बहुत बड़ी गलती थी। नतीजा ये हुआ कि वो भावुक और दिल चीर देने वाला दृश्य भी एक आम सतही कॉमेडी सीन बनकर रह गया। फिल्म ने दर्शकों के साथ एक गहरा, न भूलने वाला भावनात्मक जुड़ाव बनाने का वो एक बहुत बड़ा मौका हमेशा के लिए गवा दिया। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम भावनाओं को महसूस करने से आगे बढ़कर उन्हें स्क्रीन पर दिखाने के यांत्रिक पहलुओं यानी मैकेनिक्स पर आते हैं। मैकेनिक्स ऑफ एक्सप्रेशन। हाँ, सिर्फ ये जान लेना काफी नहीं है कि किरदार उदास है या कुछ सोच रहा है। उसे पर्दे पर शारीरिक रूप से दिखाना कैसे है, ये एक अलग ही कला है। डिज्नी के महान शिक्षक और एनिमेटर एरिक लार्सन ने विचार प्रक्रिया यानी थॉट प्रोसेस को दिखाने का एक बहुत ही जादुई और सूक्ष्म तरीका इजाद किया था। दो भौं से कोड़ने वाला तरीका। बिल्कुल। मान लीजिए हम किसी किरदार का चेहरा बहुत करीब से देख रहे हैं। वो किरदार धीरे धीरे अपनी भौं से कोड़ता है, जैसे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा हो। फिर एक पल के लिए वो बिल्कुल रुक जाता है। एक गहरा ठहराव आता है जे, और फिर अचानक वो अपनी एक भौं ऊपर उठाता है और अपनी आंखों को बगल में घुमा कर देखता है। उस छोटे से दृश्य को अगर हम फ्रेम दर फ्रेम समझे ना, तो वो सिर्फ चेहरे की मांसपेशियों का हिलना नहीं है, माथे पर सिलवटें पड़ना उलझन को दर्शाता है। उसके बाद का जो ठहराव है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो सोचने का समय है। सही कहा। वो ठहराव दर्शकों को ये बताता है कि किरदार के दिमाग के अंदर कुछ चल रहा है, पहिए घूम रहे हैं। और फिर एक भौंका अचानक ऊपर जाना ये घोषित करता है कि आइडिया आ गया। दर्शक को तुरंत समझ आ जाता है कि उस किरदार के दिमाग में अभी अभी कोई नया विचार कौंधा है। इसी को विचार प्रक्रिया चित्रित करना कहते हैं। बिल्कुल। एनिमेटर्स का एक बहुत ही प्रसिद्ध नियम है कि दिमाग ही पायलट है। शरीर का कोई भी हिस्सा तब तक हरकत नहीं करता जब तक कि दिमाग उसे ऐसा करने का निर्देश ना दे। इसलिए शरीर के हिलने से पहले हमेशा सोचने का समय स्क्रीन पर दिखना चाहिए। और इस सोचने के समय को और ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए मिल्ट काहल ने एनिमेशन में एक बहुत ही सख्त नियम बनाया था, जिसे विरोध खोजना कह सकते हैं। फाइंडिंग द कॉन्ट्रास्ट। हाँ, उनका साफ मानना था कि कभी भी किसी बड़े शारीरिक मूवमेंट के बीच में चेहरे के एक्सप्रेशन नहीं बदलने चाहिए। अगर हम एक रोजमर्रा का उदाहरण लें, मान लीजिए कोई व्यक्ति आराम से अपनी कुर्सी पर बैठा किताब पढ़ रहा है, उसके चेहरे पर शांति है, अचानक उसके पीछे एक जोर का धमाका होता है और वो डर जाता है। हाँ, वो उस आवाज से बुरी तरह डर जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। इस स्थिति में अगर एनिमेटर वह गलती करता है जिसे मिल्ट काहल मना करते हैं, तो क्या होगा? वो व्यक्ति जब मुड़ रहा है, यानी जब उसका शरीर और सिर मोशन में है, हवा में घूम रहा है, ठीक उसी दौरान उसके चेहरे के भाव शांति से बदलकर डर में तब्दील हो जाएंगे। लेकिन हमारी आंखें तो उस घूमते हुए चेहरे पर आए बदलाव को पकड़ ही नहीं पाएंगी। बिल्कुल। इंसानी आंखें उस तेजी से मुड़ते हुए चेहरे पर आए उस बदलाव को ठीक से देख ही नहीं पाएंगी। दर्शक उस डर को पूरी तरह महसूस करने से चूक जाएंगे। तो फिर इसका सही और असरदार तरीका क्या है? इसका सही तरीका यह है कि एक्सप्रेशन और मूवमेंट को अलग अलग रखा जाए। या तो धमाका होते ही व्यक्ति के मुड़ने से पहले उसके चेहरे पर डर की लकीरें आएं, उसकी आंखें फटी रह जाएं और फिर वो झटके से पीछे मुड़े। या फिर दूसरा तरीका यह है कि वो पहले तेजी से मुड़ जाए और मुड़ने के बाद जब वो उस चीज को देखे तब उसके चेहरे पर वो भयानक डर झलके। कहने का मतलब यह है कि एक्सप्रेशन का बदलाव हमेशा ऐसी जगह और ऐसे समय पर होना चाहिए जहां दर्शक उसे बिना किसी रुकावट के पूरी तरह से देख और महसूस कर सके। ये तो असल जिंदगी के मनोविज्ञान को फ्रेम दर फ्रेम डिकोड करने जैसा है। पहले सोचना, फिर महसूस करना और फिर एक्शन करना।
और मजे की बात यह है कि यही सटीक नियम हमारे इशारों और बॉडी लैंग्वेज पर भी पूरी तरह से लागू होता है। इशारे यानी जेस्चर्स? हाँ, अगर हम किसी खराब अभिनेता को मंच पर परफॉर्म करते हुए देखें तो वो अक्सर क्या गलती करता है। वो जब कोई अहम डायलॉग बोलता है, जैसे वो देखो वहाँ दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो वो ठीक उसी वक्त उन्हीं शब्दों के साथ अपनी उंगली से दरवाजे की तरफ इशारा भी करेगा। एक साथ, मशीन की तरह? बिल्कुल। बोलना और इशारा करना दोनों चीजें बिल्कुल एक साथ होती हैं। ये देखने में बहुत ही बनावटी और अस्वाभाविक लगता है। जबकि एनिमेशन और अभिनय का एक बहुत ही उम्दा एक्टिंग पॉइंट ये है कि इन दोनों चीजों के बीच एक हल्का सा फासला होना चाहिए। आप पहले उंगली से इशारा करें, दर्शकों का ध्यान उस तरफ खींचें और फिर अपना डायलॉग बोलें। या फिर इसका उल्टा करें, पहले डायलॉग बोलें जिससे दर्शक आपकी बात सुने और फिर उस बात को जोर देने के लिए इशारा करें। सही कहा। इशारे अक्सर हमारे बोले गए शब्दों से ज्यादा ताकतवर और सच्चे होते हैं। इसके साथ ही इस अध्याय में एक और बहुत ही तकनीकी लेकिन जादुई बात बताई गई है। कौन सी बात? जब कोई बहुत तेज हरकत दिखानी होती है ना, जैसे गुस्से में किसी तरफ तेज इशारा करना या मुक्का मारना, तो एनिमेटर्स अक्सर हाथ को सीधे आगे ले जाने के बजाय एक फ्रेम के लिए हाथ को विपरीत दिशा में पीछे की तरफ खींचते हैं। सिर्फ एक फ्रेम के लिए? हाँ, सिर्फ एक फ्रेम। ये इतना जल्दी होता है 1 सेकंड के 24वें हिस्से में कि दर्शकों की आंखें इसे साफ साफ देख भी नहीं पाती, लेकिन उनका दिमाग उस हरकत की स्नैप या उस जोरदार झटके को पूरी तरह से महसूस कर लेता है। ये प्रत्याशा का सिद्धांत है जो ऊर्जा पैदा करता है। एंटिसिपेशन। इस स्तर की मनोवैज्ञानिक और भौतिक बारीकी सच में हैरान कर देने वाली है। और जब हम बॉडी लैंग्वेज की इतनी गहराई से बात कर ही रहे हैं, तो पैंटोमाइम का जिक्र करना तो बहुत जरूरी है। पैंटोमाइम? बिना शब्दों के अभिनय? हाँ, मतलब बिना एक भी शब्द बोले सिर्फ हाव भाव और शरीर की हरकतों से पूरी कहानी कहने की कला। डिज्नी के मशहूर आर्ट डायरेक्टर केन एंडरसन हमेशा जोर देकर कहते थे कि पैंटोमाइम ही असल में एनिमेशन की सबसे बुनियादी और सच्ची कला है। ऐसा इसलिए क्योंकि बोले गए शब्द अलग अलग भाषाओं में बंधे होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह से सार्वभौमिक होती है, यूनिवर्सल होती है। जी। दुनिया के किसी भी कोने में बैठा इंसान एक उदास कंधे या खुशी से उछलते कदमों को आसानी से समझ सकता है। इस सार्वभौमिकता को साबित करने के लिए ना किताब में रिचर्ड विलियम्स का अपना एक बहुत ही बेहतरीन अनुभव साझा किया गया है। क्रांति शुरू होने से ठीक पहले के दिनों में रिचर्ड ईरान के तेहरान शहर में गए हुए थे। तेहरान का वो किस्सा बहुत मशहूर है। हाँ, वहाँ एक सिनेमा घर में उन्होंने ईरानी दर्शकों से भरे हॉल में ऑस्कर जीतने वाली एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म अ क्रिसमस कैरल दिखाई। उस फिल्म में एनिमेशन का काम बहुत ही शानदार और उच्च स्तर का था, लेकिन वो चार्ल्स डिकेंस की बहुत ही साहित्यिक और संवादों से भरी कहानी थी। और भाषा की दीवार आ गई। बिल्कुल। ईरानी दर्शकों को अंग्रेजी भाषा के वे भारी भरकम संवाद समझ नहीं आए और फिल्म के दौरान वो पूरी तरह से बोर होते हुए नजर आए। हॉल में एक अजीब सी खामोशी और उदासी छा गई। दर्शकों का कोई जुड़ाव ही नहीं हो पाया। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो इसके तुरंत बाद आता है। उस गंभीर फिल्म के खत्म होने के ठीक बाद स्क्रीन पर मशहूर कार्टून निर्देशक चक जोन्स का बनाया हुआ एक कार्टून चलाया गया। बिना डायलॉग वाला? जी हाँ। उस कार्टून की खासियत ये थी कि उसमें शुरू से लेकर अंत तक एक भी शब्द या डायलॉग नहीं था। पूरी कहानी सिर्फ दृश्यों, किरदारों के हाव भाव, उनके भागने दौड़ने और उनके चेहरों के एक्सप्रेशन से कही जा रही थी। और फिर क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि वो सिनेमा घर जो कुछ मिनट पहले बिल्कुल खामोश था, अब ठहाकों से गूंज रहा था। बिना शब्दों वाले उस कार्टून को देखकर हर एक दर्शक लोटपोट हो रहा था। ये घटना इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि मूक फिल्मों के सुनहरे दौर की तरह ही एनिमेशन में भी सब कुछ दृश्य के रूप में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। अगर आपको अपनी कहानी समझाने के लिए शब्दों की बैसाखी का बहुत ज्यादा सहारा लेना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका एनिमेशन या आपकी एक्टिंग अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। एकदम सही। अब अगर हम एनिमेशन की एक और बहुत ही आम तकनीकी चर्चा की तरफ बढ़ें, तो इस अध्याय में एक शब्द बार बार आता है, ट्विनिंग। ट्विनिंग? आमतौर पर किसी भी नए एनिमेटर को सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि अवॉइड ट्विनिंग। मतलब ट्विनिंग से बचें? हाँ, यानी शरीर के दोनों अंगों जैसे दोनों हाथ या दोनों पैरों का बिल्कुल एक साथ, एक ही समय पर और एक ही दिशा में मूवमेंट करना एनिमेशन में बहुत बड़ी गलती मानी जाती है। ऐसा इसलिए ना क्योंकि जब दोनों हाथ बिल्कुल एक साथ एक जैसी हरकत करते हैं, तो वो इंसान कम और चाबी भरा हुआ रोबोट ज्यादा लगता है। उसमें वो इंसानी खामी या स्वाभाविकता नहीं रहती। बिल्कुल। लेकिन रिचर्ड विलियम्स इस किताब में एक बहुत ही रोचक तरीके से इस नियम का बचाव भी करते हैं।
वे कहते हैं कि इस नियम को आंख बंद करके हर जगह लागू नहीं करना चाहिए। मतलब इसके अपवाद भी हैं? जी, जरा टेलीविजन पर भाषण देते हुए किसी बड़े राजनेता, किसी उपदेशक या किसी विशेषज्ञ को ध्यान से देखिए। जब वे दर्शकों के सामने अपनी कोई बहुत अहम बात रख रहे होते हैं या कोई कड़ा निर्देश दे रहे होते हैं, तो वे अक्सर अपने दोनों हाथों को बिल्कुल एक साथ सममित तरीके से इस्तेमाल करते हैं। सिमेट्रिकल तरीके से। हाँ, जब वे कहते हैं कि हमें इस देश में संतुलन चाहिए या हम सब साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, तो ऐसे वाक्यों के साथ उनके दोनों हाथ एक साथ ऊपर उठते हैं और एक साथ नीचे आते हैं। और इसके पीछे एक बहुत गहरा मनोविज्ञान काम कर रहा होता है। समरूपता या सिमेट्री हमेशा संतुलन, सद्भाव और सबसे बढ़कर अधिकार यानी अथॉरिटी को दर्शाती है। एकदम सही। जब कोई व्यक्ति दोनों हाथों का एक साथ इस्तेमाल करता है, तो वो एक तरह से स्थिति पर अपना पूरा नियंत्रण घोषित कर रहा होता है। इसलिए किसी भी प्रभावशाली किरदार के लिए इसका सोच समझकर इस्तेमाल करना बहुत असरदार साबित होता है। लेकिन क्योंकि हम एनिमेशन में ये भी नहीं चाहते कि वो किरदार पूरी तरह से रोबोट या निर्जीव लगने लगे, तो इसके लिए रिचर्ड एक बहुत ही आसान सा लेकिन जादुई उपाय बताते हैं। वे कहते हैं कि समरूपता को बनाए रखिए, लेकिन अपने एक हाथ के मूवमेंट को दूसरे हाथ के मुकाबले 4 या 6 फ्रेम की देरी से कीजिए, डिले कर दीजिए। 4 या 6 फ्रेम की देरी, अगर हम इसे समय के हिसाब से समझें तो ये 1 सेकंड के महज 1/4 हिस्से से भी कम का फर्क है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये इतना मामूली सा गैप है कि दर्शक जानबूझकर इसे नोटिस भी नहीं कर पाते, लेकिन ये छोटा सा अंतर उस पूरे मूवमेंट का बनावटीपन को खत्म कर देता है। मतलब वो रोबोटिक फील चला जाता है। हाँ, दर्शक के दिमाग को वो हरकत पूरी तरह से इंसानी, स्वाभाविक और असली लगने लगती है। ये उन छोटी छोटी चालाकियों में से एक है जो एक महान एनिमेटर इस्तेमाल करता है। और स्वाभाविकता लाने की बात पर मुझे हॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता माइकल केन की वो बेबाक सलाह याद आ रही है जो इस किताब में अमर हो गई है। माइकल केन की वो चोरी करने वाली सलाह? हाँ, एक बार एक टेलीविजन मास्टर क्लास के दौरान जहाँ कई युवा अभिनेता अभिनय के गुर सीखने आए थे, माइकल केन ने अपने एक बयान से वहाँ बैठे सभी लोगों को चौंका दिया था। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने बहुत ही गंभीरता से कहा कि अगर आप किसी फिल्म में किसी अभिनेता को कोई ऐसा काम करते हुए, कोई ऐसा हाव भाव या मूवमेंट करते हुए देखें जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आ जाए, तो उसे चुरा लें, स्टील इट। दर्शक तो हैरान रह गए होंगे। बिल्कुल, दर्शक ये सुनकर थोड़े हैरान रह गए कि इतना बड़ा अभिनेता चोरी करने की सलाह दे रहा है। तब माइकल केन ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी बात पूरी करते हुए कहा कि क्योंकि उन्होंने भी तो इसे किसी और से ही चुराया था। ये किस्सा जितना मजेदार है ना, कला की उतनी ही बड़ी सच्चाई भी बयां करता है। महान कलाकार असल में अपने आसपास की जिंदगी का बहुत बारीकी से अवलोकन करते हैं, लोगों की हरकतों को याद रखते हैं और फिर जरूरत पड़ने पर उसे अपनी कला में पिरो देते हैं। ऑब्जर्वेशन ही सबसे बड़ी कुंजी है। बिल्कुल। और जब हम इंसानी जिंदगी के अवलोकन की बात कर रहे हैं, तो इंसान के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होता है? वो हिस्सा जो बिना हिले भी सबसे ज्यादा शोर मचाता है। वह है हमारी आंखें। जी, डिज्नी स्टूडियो में शुरुआती दिनों में काम करने वाले एनिमेटर्स को एक बहुत ही स्पष्ट सलाह दी जाती थी कि अगर तुम्हारे पास किसी सीन को पूरा करने के लिए समय कम है, तो बाकी शरीर को छोड़ो और अपना सारा समय सिर्फ आंखों को एनिमेट करने पर लगाओ। क्योंकि आंखें सीधे तौर पर इंसान के दिमाग, उसकी विचार प्रक्रिया और उसकी आत्मा का झरोखा होती है। हम किसी की आंखें देखकर उसके अंदर उठ रहे तूफानों का अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल। रिचर्ड विलियम्स बताते हैं कि एनिमेशन में किसी किरदार के पूरे शरीर को घुमाने या हाथ पैर हिलाने से कहीं ज्यादा नाटकीय और गहरा प्रभाव सिर्फ उसकी आंखों की पुतलियों को घुमाने से पैदा किया जा सकता है। ड्रामेटिक इफेक्ट। इस बात को समझाने के लिए किताब में एक बहुत ही खूबसूरत और बारीक उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए कोई व्यक्ति फोन पर किसी दूसरे व्यक्ति की बहुत ही गंभीर बात सुन रहा है। वो खुद कुछ बोल नहीं रहा है, सिर्फ सुन रहा है। हाँ, इस दौरान उसका पूरा शरीर शायद कुर्सी पर बिल्कुल स्थिर हो, उसके हाथ ना हिल रहे हों, लेकिन अगर आप उसके चेहरे को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि उसकी आंखें लगातार थोड़ी थोड़ी फड़कती रहती हैं। पुतलियां इधर उधर मामूली सी हरकत करती रहती हैं। फ्लिकरिंग। बिल्कुल। वे आंखें उस इंसान के दिमाग में उस वक्त चल रहे बदलते विचारों, सामने वाले की बात के प्रति उसकी मानसिक प्रतिक्रियाओं और उसकी उलझनों को बिना एक शब्द कहे बयां कर रही होती है। एक जीवित इंसान की आंखें शायद ही कभी किसी पुतले की तरह बिल्कुल स्थिर और सुन रहती हैं। और यही वो छोटी सी फ्लिकर या आंखों की बारीकी है जो कागज पर खींचे गए एक निर्जीव रेखा चित्र को एक जीवंत सांस लेते हुए किरदार में बदल देती है। बिल्कुल सही।
तो अगर हम रिचर्ड विलियम्स के इस पूरे 16वें अध्याय और हमारी इस पूरी गहन चर्चा का निचोड़ निकालें, तो किताब में अभिनय के 3 सुनहरे नियम दिए गए हैं जो किसी भी कला विधा से जुड़े इंसान के लिए पत्थर की लकीर के समान हैं। वो 3 नियम बहुत जरूरी हैं, मैं उन्हें बता देता हूँ। पहला नियम, सीन का जो भी उद्देश्य है, जो भी बात आप कहना चाहते हैं, उसे पूरी स्पष्टता के साथ सामने रखें, कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ना हो। दूसरा नियम, किरदार के अंदर उसकी आत्मा की गहराई तक जाएं। ये पूरी तरह से समझे कि वो क्या कर रहा है और सबसे जरूरी बात, वो ऐसा क्यों कर रहा है। और तीसरा नियम, पर्दे पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से दर्शकों को ये दिखाएं कि वो किरदार उस वक्त क्या सोच रहा है, क्योंकि सोच ही हर एक्शन की जन्मदाता है। ये तीनों नियम देखने में जितने सरल लगते हैं, इन्हें असल काम में उतारना उतना ही मुश्किल और चुनौतीपूर्ण है। लेकिन जब एक कलाकार इन्हें साध लेता है तो वो जादू पैदा करता है। इसमें कोई शक नहीं है। तो इस सब का हमारे लिए मतलब क्या है? अक्सर लोग सोचते हैं कि क्या ये बातें सिर्फ उन गिने चुने लोगों के लिए हैं जो कार्टून बनाते हैं या जो हॉलीवुड की फिल्में निर्देशित करते हैं। बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि जब हम इन सिद्धांतों को गहराई से समझते हैं तो हम असल में अपने आसपास के इंसानों को और खुद अपने आप को बेहतर ढंग से पढ़ना सीख जाते हैं। हम ये समझ पाते हैं कि किसी इंसान की रूखी सी बॉडी लैंग्वेज के पीछे उसका कौन सा अनकहा डर छिपा है, या उसके मुंह से शब्द निकलने से पहले उसकी आंखों का वो हल्का सा फड़कना कौन सी नई कहानी सुना रहा है। जी, हम रोजमर्रा की जिंदगी के इस रंगमंच के बेहतर दर्शक बन जाते हैं। हम इंसानी मनोविज्ञान के प्रति, उनके अनकहे दर्दों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। और इसी संवेदनशीलता के साथ हम आज के इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरे विचार पर रुकना चाहेंगे। आज हमने ये विस्तार से जाना कि कैसे एनिमेटर अपने किरदारों को कोई भी एक्शन करने से पहले थिंकिंग टाइम देकर उन्हें पर्दे पर जीवित कर देते हैं, और कैसे हम सब अपने अपनी जिंदगी में परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं। सोचने वाली बात है। लेकिन जरा हमें खुद से ये पूछना चाहिए, जब हम अपने बॉस के सामने एक बेहद आज्ञाकारी कर्मचारी बनते हैं, दोस्तों के बीच एक बिंदास और बेपरवाह इंसान बन जाते हैं और अपने परिवार के सामने एक जिम्मेदार व्यक्ति का चोला ओढ़ लेते हैं, तो क्या हम अपनी किसी एक असली पहचान को दुनिया से छिपाने के लिए ये अलग अलग मास्क पहन रहे होते हैं? या फिर कुछ और? या फिर क्या सच ये है कि ये सभी अलग अलग मास्क, ये सभी अलग अलग किरदार मिलकर ही हमारी वो एक संपूर्ण जटिल असलियत बनाते हैं? अगली बार जब हमारे मुंह से कोई भी शब्द निकलने से एक पल पहले हमारे माथे पर सिलवटें आएं और हमारी आंखों के एक्सप्रेशन बदल जाए, तो हमें खुद से जरूर पूछना चाहिए कि इस एक पल का असली डायरेक्टर कौन है? क्या वो हमारा सचेत दिमाग है, या हमारी अनियंत्रित भावनाएं हैं, या फिर वो कोई खास किरदार है जो हम उस वक्त दुनिया के सामने निभा रहे हैं? इसी विचार के साथ सोचने और समझने की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।